हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक पूरा टोटल ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। सिर्फ बचा गया है आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है और आपका साइंस और टेक यूपी स्पेशल। 4 सब्जेक्ट को छोड़ के आपके जो मेजर सारे सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अभी तक इस सीरीज़ से 150 वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप अपना डेली का टाइम फिक्स कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी जल्दी जो है इसको सारी वीडियो को देख डालिए और 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज़ करके जाइए सारी वीडियो को। तो डेली का आप जो है अपना टारगेट फिक्स करिए कि कितना टाइम आपको जो है कितना टाइम किसको देना है, जिससे आपका जो है 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जो है क्या करेंगे, आप जो इसका जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आर ओ का प्री का, और जो पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर आप पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। और उसके साथ साथ आप सीसैट की भी तैयारी करते रहिए। सीसैट के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको जो है सॉल्व करिए। डेली जो है आधे घंटे का टाइम उसके लिए ज़रूर दीजिए। और उसके साथ साथ आप लोग को करंट भी तैयार करना है। 1 साल का करंट जो है पूरा तैयार करके जाना है। तो आप लोगों का पेपर अब बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उसके बाद में हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को इस सीरीज़ का कितना बेनिफिट मिला। लेकिन सीरीज़ का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 3 से 4 बार पूरा रिवाइज़ करके जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा भी, फिर भी आपको जो है वहाँ पर डाउट रहेगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जितना ही चीज़ें आपके सामने नज़र में बार बार आती हैं तो वो सब वो फैक्ट जो है याद हो जाता है और हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को देख रहे थे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग का विकास करना है। यह योजना महानबोलिस योजना पर आधारित है। इस योजना का लक्ष्य 4.5% निर्धारित था, लेकिन वास्तविक दर 4% थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में योजना के आरंभ की किसी भी पंचवर्षीय योजना में आच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत में योजना के आरंभ की किसी पंचवर्षीय योजना की आच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है। प्रथम 1766 से 1769, रोलिंग टांग 1778 से 80, तृतीय है 1990 से 1992। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया गया था। तो कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था इस समयावधि में उत्पन्न भयंकर सूखे की स्थिति। चीन 1962, पाकिस्तान 1965, साथ ही विनाशकारी युद्ध थे। सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय योजना काल में कृषि में 2.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसके पूर्व के दशक में 1950 से 1960 में कृषि विकास की दर लगभग 4% थी। नेक्स्ट है, इस प्रकार तीसरी योजना में विगत वर्षों की तुलना में विकास दर ऋणात्मक रही है। तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में -0.73% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्या है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना था, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना था, विदेशी सहायता के अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। इसमें समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई थी। चौथी योजना में कमजोर और साधनहीन वर्ग के लोगों की दशा सुधारने तथा विशेष रूप से उनके लिए शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट है, सातवीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई है संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की। IRDP संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई।
इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। उदाहरण के लिए सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही इकाई के रूप में चुना है। नेक्स्ट है योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है 10वीं योजना में। योजना काल में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब प्राप्त की गई 10वीं योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया है प्रोफेसर PC महानबोलिस के द्वारा। भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप PC महानबोलिस ने निर्धारित किया था। 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र, घरेलू उद्योग क्षेत्र, कृषि सहित सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असंतुलित विकास रणनीति पर आधारित था। इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया है तथा प्राप्ति 4.1 रही है। इसी योजना में राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। बागवानी क्षेत्र में विकास एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना की दृष्टि रखते हुए 2005 में सरकार ने कृषि के विविधीकरण एवं उच्च मूल्य वर्धन वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने, कृषकों के आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को प्रारंभ किया है। जबकि इस पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 था। इस प्रकार राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो कौन सा है? ऊर्जा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लगभग 1 साल के विलंब के साथ 31 दिसंबर 2000 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ हुई है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 पर राष्ट्रीय बहस के लिए जारी दृष्टिकोण के मसौदे देश के नियोजन आर्थिक विकास में पहली बार निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका की कल्पना की गई है। 10वीं योजना के दौरान सर्वाधिक परिव्यय का आवंटन ऊर्जा क्षेत्र में रहा है। नेक्स्ट क्या है? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1966 से 1969। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हुई। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। जून 1966 में भारत सरकार के द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की योजना की गई ताकि देश के निर्यात में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। उसके साथ ही 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गईं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की संज्ञा दे दी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी 10 वर्षों के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 अपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने पर जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय वास्तविक आय 10 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की जाती है निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के निर्माण में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की जाती है। रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित कर निर्धनता अनुपात का 10% की कमी लाने का लक्ष्य इस योजना में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता।
प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। यह योजना हेडर डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई थी। इस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में विकास का लक्ष्य 2.1 रखा गया, प्राप्ति 3.6 रही है। यही योजना की सफलता का मुख्य कारण अनुकूल मानसून था, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम योजना है सामुदायिक विकास से, द्वितीय योजना का संबंध है तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय संबंधित है आधारभूत उद्योगों का जो है प्रसार से संबंधित है, चतुर्थ योजना संबंधित है स्वावलंबन प्राप्ति एवं जो है स्थिरता के साथ समृद्धि, पंचम का संबंध है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से। पहली का संबंध है प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास से संबंधित है, दूसरी संबंधित है तीव्र औद्योगिकरण से, तृतीय का संबंध है आधारभूत उद्योग के प्रसार से, चतुर्थ संबंधित है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि से, पंचम संबंधित है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से। नेक्स्ट है स्वस्फूर्ति विकास के उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया था? तो यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना स्वस्फूर्ति विकास उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरी योजना के ऊपर चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु इस मॉडल का वास्तविक प्रयोग चौथी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोफेसर पीसी महानबोलिस का नाम जुड़ा हुआ है किससे? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। प्रोफेसर पीसी महानबोलिस का नाम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। द्वितीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना के आधार में भूत एवं भारी उद्योग, विशेष बल एवं तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया है। इस योजना में विकास का लक्ष्य 4.5 रखा गया है, प्राप्ति कितनी हुई है? 4.1। नेक्स्ट है भारत में किसी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 11वीं पंचवर्षीय योजना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में प्रारंभ की गई, जिसका लक्ष्य तीव्र वृद्धि के साथ समावेशी विकास है। नेक्स्ट है भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणी विकास था? तो कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्या है? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की परियोजना का निर्माण करना है, राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? तो यह हुआ है 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी ने किया था। नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित एक संस्थान है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया बनाए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सही है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य सचिव होता है, सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है।
योजना आयोग तथा विकास परिषद दोनों आर्थिक नियोजन से संबंधित संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध किससे होता है? तो यह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध किससे होता है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य एवं योजना आयोग के बीच सहयोग वातावरण बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते हैं, किंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इस निकाय में शामिल होने लगे हैं। योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण तक ही सीमित है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग अब नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करके उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसकी स्वीकृति के पश्चात ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। संस्थानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्चतम मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया है किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा श्री SP गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा भारत के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत इस प्रपत्र में 20 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवा के लिए बनाया गया था। यह संस्थान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है। भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और उससे संबंधित विभिन्न नीतियों और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन है? नीति आयोग। भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र केंद्रीय परियोजनाएं संचालित करती रहती है, जिन्हें सम्यक निगरानी या क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा घोषित भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, जिसके पास इस सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए हेतु 2030 तक की समय सीमा है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे जो कि संबंधित है राष्ट्रीय आय से। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका यूपी PCSJ 2023 में पूछा गया है। राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा की राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटाकर मापा जाता है। प्राथमिक घाटा = राजकीय घाटा माइनस ब्याज घाटा। प्राथमिक घाटे में कमी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है? तो कौन सा बेस ईयर है? 2011-2012। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का ये आपका दोनों क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। वर्ष 2011-2012 में है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004 और 2005 को संशोधित कर 2011-2012 कर दिया था। राष्ट्रीय आय की गणना के पहले स्थिर कीमत और चाल कीमत के आधार पर की जाती है, परंतु वर्ष 2011 से केवल चालू कीमत पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सीमा शुल्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित करों में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं? तो कौन सा है? आयात शुल्क और मनोरंजन शुल्क भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में किसका योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, करों की उगाही का प्राप्त धन जाता है कहाँ जाता है? समेकित कोष में। समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार के द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल, वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष कहा जाता है। संसद की अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष की राशि का आहरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? निर्माण क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि में किए हुए वर्ष में उपयोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा आयातों का व्यय किया गया है। व्यय का समग्र योग किया गया है। निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना या तो नए निर्माण पर खर्च किए गए कुल धन का पता लगाकर या निर्माण में प्रयुक्त निवेश के मान को जोड़कर की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। गरीबी और निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। भारत में निर्धनता का जो है आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता के निर्धारण के लिए लखड़वाला समिति और सुरेंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में सुरेंद्र तेंदुलकर समिति भी बनाई गई है। इसी समिति में निर्धनता के आकलन के लिए उपयोग व्यय को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? तो कीमत स्तर बढ़ रही है। कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगता है तथा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित संकल्प राष्ट्रीय आय है जिससे जो है पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया जा सके। हरित संकल्प राष्ट्रीय आय वह आय है जिसमें पर्यावरण क्षरण का भी लेखा किया गया हो, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब पर्यावरण की क्षति को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है तो इसे हरित क्षरण राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक माप है किसका? आय वितरण की असमानता का। गिनी गुणांक जो है आय वितरण की असमानता का माप है। नेक्स्ट क्या है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़ के। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों के जोड़ के बराबर होती है। नेक्स्ट है, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति को। राष्ट्र की संपदा में खान, पशुधन, बांध, बिजली, कृषि आदि शामिल हैं जबकि मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं करते हैं। मुद्रा पूर्ति से आशय विभिन्न रूपों से मुद्रा से है जो कि किसी समयावधि के विनिमय के लिए
उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में किसकी कृषि क्षेत्र हिस्सा कितना है? पहले बढ़ा फिर जो है कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? उपदान। राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा? मजदूरी तथा वेतन, अवकाश, पेंशन, अंतिम वस्तुएं, सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, लाभांश और कंपनियों के ही लाभ के भाग होते हैं, और भविष्य निधि कोष में मालिक का अंशदान, संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों के द्वारा भारत में किया गया व्यय, मकान मालिकों द्वारा स्व आवास प्रयोग में लाया जाने वाला मकान किराया, ब्रोकर्स कमीशन। जबकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको? हस्तांतरण भुगतान जैसे बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, जेब खर्च, पूंजी लाभ तथा हानि अप्रत्याशित लाभ, विदेशों से प्राप्त उपहार, एक फर्म द्वारा दूसरे फर्म को दिया जाने वाला लाभांश, वित्तीय सौदे, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित सब्जियां तथा फसल, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों की वृद्धि, एक फैक्ट्री तथा बिजली खर्च, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, एक होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां अथवा अन्य खाद्य रॉयल्टी के रूप में किया गया है भुगतान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का जो है प्रोफेसर राज कृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया था। प्रोफेसर राज कृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ गई है, जो कि 3.5% प्रति व्यक्ति के समृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान था, जो राजकृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्या है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया? था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस संबंध में बताया था कि उस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग 340 करोड़ रुपए लगाया गया था, जबकि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये मासिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा लगाया जाता है। ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र घरेलू क्षेत्र बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है किसके द्वारा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि उपयोग के द्वारा। राष्ट्रीय आय दोहरी गणना का परिहार सकल राष्ट्रीय उत्पाद के माप के लिए वर्धित मूल्य वृद्धि का उपयोग करके किया जाता है। मूल्य वर्धित वृद्धि के अनुसार उत्पादन के उपभोग तक श्रृंखला में प्रत्येक उत्पादक इकाई कच्चे माल आयात में जिसे वह एक दूसरे से प्राप्त करती है कुछ उत्पादन क्रिया तथा सेवा जोड़ती है, इसे वह दूसरी कड़ी को नए मूल्य के साथ जोड़ देती है जिसके मूल्य पर उसने आगत को दूसरे से प्राप्त किया था, जिस रूप में उसने अगली कड़ी को समान रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के प्रति चालू कीमतों पर आय 2004-2005 में सबसे कम थी? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GNP GDP में क्या अंतर है? विदेशों से शुद्ध आय, साधन आय। क्वेश्चन क्या है, GNP और GDP में अंतर। इसमें क्या है, विदेशों से शुद्ध साधन आय का, इसमें मतलब जो है
जीडीपी और जीएनपी का जो है मेन डिफरेंस क्या है कि जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे जो है हमारी कंट्री के भीतर, मतलब हम जैसे इंडिया है, इंडिया के भीतर जो है जितना, चाहे वो जो है बाहर का जो है कोई कंपनी हो या हमारे यहाँ का ही कोई कंपनी हो, मतलब चाहे बाहर चाहे मतलब विदेशी हो या भारत के नागरिक हो, उनके द्वारा जो भी जो है प्रोडक्टिविटी जो की जा रही है, उससे जो इनकम हो रही है, वो हमारा कहाँ काउंट होगा, वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। जीएनपी का मतलब क्या होता है कि जीएन मतलब मान लीजिए कि हमारे यहाँ की कोई कंपनी बाहर जो है किसी देश में जो है काम कर रही है, वहाँ पे जो उसका जो है प्रोडक्टिविटी, जो उसकी इनकम हो रही है, वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगी। चूँकि वो नागरिक हमारे यहाँ का था, वो बाहर गया हुआ है, तो उसकी इनकम हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगी। वहाँ की क्या है, वहाँ की जीएनपी में काउंट हो, वहाँ की जो है जीडीपी में काउंट होगी। क्योंकि जो है जो जीडीपी है, जीडीपी के अंतर्गत क्या है कि मतलब अपने जो है कंट्री की बाउंड्री के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहा है, उससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो भी इनकम हो रही है, तो वो हमारे देश की जीडीपी का पार्ट है, चाहे वो बाहर के नागरिक के द्वारा की गई हो या हमारे ही जो है बाउंड्री के भीतर के नागरिक के द्वारा की गई हो। तो ये चीज़ जो है जीडीपी का पार्ट होगा। और वही चीज़ जब बाहर इंसान जो है जब कर रहा है, मतलब दूसरी जो है कंपनी, हमारे यहाँ की कंपनी कहीं जो है दूसरी जगह पे कार्य कर रही है, तो वहाँ से जो प्रोडक्शन या जो उनकी इनकम होती है, वो हमारे जीडीपी में काउंट होती है, हमारी जीएनपी में काउंट होती है, और उस कंट्री के जीडीपी में काउंट होती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर: विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल साधन आय स्रोत होता है। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जो कि हमने बताया। इसके अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन निवासियों या कंपनी के द्वारा, चाहे स्थानीय निवासियों या कंपनी के द्वारा किया गया हो या विदेशियों के द्वारा किया गया हो। क्या हमने देखा, अभी हमने बताया था कि जो है किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित जो भी फाइनल गुड्स हैं, उनके फाइनल गुड्स सर्विसेज है, उनका जो मूल्य जो कुल योग होता है, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो जो है हमारे यहाँ के निवासियों के द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों के द्वारा किया गया हो। और जीएनपी क्या होता है? जीएनपी से आशय होता है एक देश के सभी उत्पादों के साधन के द्वारा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से होता है। जीएनपी में एक देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा में कार्यरत हों या विदेशों में। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है: जीएनपी मार्केट प्राइस और इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का शुद्ध कारक आय। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई है? तो यह हुई है 1949 में। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। डी.आर. गडगिल एवं वी.के. राव इसके सदस्य थे। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स इसके सलाहकार थे। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में, अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी। तो यहीं पे जो है आज का क्लास हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पूरे 150 वीडियो हो चुके हैं। जल्दी आप जो है 3 से 4 बार रिवाइज़ करिए एग्ज़ाम से पहले, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।